नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीचर भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है और पूरा का पूरा इसमें हैंड रिटेन नोट्स भी दे रहा हूं और बहुत ही बढ़िया तरीके से लेक्चर के माध्यम से इसे कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसका पूरा नोट्स भी आप लोग को मिल रहा है। यह देखिए, यह पूरा हैंड रिटेन नोट्स है और पूरे यकीन के साथ बोल दूं कि अगर आप लोग इसे अच्छे से देखते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से इधर उधर नहीं होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। मैं सिंधु घाटी सभ्यता में जितना पढ़ा दिया हूं, प्रागैतिहासिक काल में जितना पढ़ा दिया हूं, या फिर आगे जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वह इसी में से आएगा। यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। यह मास्टर नोट्स है और मास्टर क्लास चल रही है। हर क्लास लगभग 1 घंटे की रहेगी। 1 घंटे से नीचे क्लास मैं नहीं लूंगा। अगर हो सकता है किसी में कम क्लास हो तो बात अलग है। देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं और यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए कंप्लीट जो नोट्स है आपका, जिसमें एनसीईआरटी भी रहेगी, मतलब क्लास 6 से लेकर 12 की पूरी एनसीईआरटी और पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स, जो यह मैं नोट्स तैयार कर किया हूं ना, यह समझिए यह जो सारगर्भित नोट्स है, इतिहास की जो सर्वमान्य पुस्तकें हैं उसका समग्र अवलोकन करके यह नोट्स तैयार किया गया है। एक प्रश्न आपका इधर उधर नहीं होने वाला है। जो भी लोग यह नोट्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। केवल 399 रुपए में, केवल 399 रुपए में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का। ठीक है। और ईएमआरएस के लिए भी, मतलब कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह नोट्स रामबाण है। सिर्फ 399 रुपये का पेमेंट करिएगा। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दीजिएगा। ठीक है। आइए आज बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मास्टर वीडियो है और यह मास्टर क्लास की दूसरी सीरीज है। मित्रों, इसके पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं। अगर उसको नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिएगा। वहां पर भी नोट्स डाला हूं, आप लोग देख सकते हैं डेमो के तौर पर, और बहुत सारी जानकारियां मैं पेज पर भी देता हूं। तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करता हूँ। देखिए, मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का तादात्म्य। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कुछ मिला था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, विशेष रूप से पश्चिमी विद्वानों की बात करूंगा। विशेष रूप से मैं पश्चिमी पुरातत्वविदों की बात करूंगा, जो यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, महान सभ्यता जो है, उसने मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीखा था। बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीख कर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेसोपोटामिया की सभ्यता से कोचिंग लेना पड़ा था। अब आप यह बताइए, अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन पद्धति थी वो बहुत ही ज्यादा विशाल थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर नियोजन था और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी नगर नियोजन था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन मैं ये कह सकता हूं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता दिल्ली थी, मुंबई थी, कलकत्ता थी, चेन्नई थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ना बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश से किसी छोटे से कस्बे के बराबर रही होगी। शहरी जीवन की बात करूंगा। ठीक है। इतना बड़ा विशाल सभ्यता को का तादाद में लोग, बहुत सारे विद्वान कैसे लगाते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगाते हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से तादाद में क्यों लगाया विद्वानों ने? तो मार्टिमर व्हीलर, देखिए वही बोल रहा हूं, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, यह दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को, हड़प्पा सभ्यता के विकास को, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन को मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा। ठीक है। तो यह दो विद्वान कौन थे? मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने यह जोड़ा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है। और यह उन्होंने किस आधार पर जोड़ा? क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी अन्नागार था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी अन्नागार था और हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता में भी अन्नागार था। मेसोपोटामिया में भी चबूतरे के प्रमाण मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हैं। इस आधार पर इन लोगों ने, इन दोनों विद्वानों ने यह सोचा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सीखी हुई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। लेकिन देखिए, केवल
अन्नागार और चबूतरा मिलने के कारण यह नहीं मान लेना चाहिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सीखा। अरे बहुत सारी भिन्नता थी भाई, देखिए बहुत सारी भिन्नता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए लिपि की भिन्नता देखिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता में किलाक्षर लिपि प्रयोग होती थी, किलाक्षर लिपि प्रयोग होती थी, मतलब डाट 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 करके लिखा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी, भाषा की जो लिपि थी, वह किलाक्षर लिपि थी। और हड़प्पा की सभ्यता में भाव चित्रात्मक थी। बताइए, यहाँ चित्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता था, और यहाँ किलाक्षर लिपि थी। और यह लोग कहते हैं नहीं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ही है। किस आधार पे कहते हैं? जबकि यहाँ पर 400 चित्रात्मक अक्षर यहाँ पर मिले हड़प्पा सभ्यता से। अब देखिए दूसरा अंतर, नगर नियोजन पद्धति। दोनों सभ्यताओं में नगर था, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो नगर थे वो कम विकसित थे, और हड़प्पा की सभ्यता के जो नगर थे अधिक विकसित थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में, अब ईंटों की बात करूंगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो भी ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं, जो भी ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं, वह क्या है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। जबकि हड़प्पा की सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पूजा भवन देखिए, हड़प्पा मेसोपोटामिया की सभ्यता में पूजा भवन के साक्ष्य हैं, मतलब मंदिरों के साक्ष्य मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक विशेष स्थल था, विशेष इमारत था, जहां लोग जाकर अपना प्रार्थना करते थे, जहां लोग जाकर प्रार्थना करते थे, पूजन करते थे, एक विशेष जगह था। ठीक है। तो मंदिरों के साक्ष्य या पूजा भवन के साक्ष्य मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है पूजा भवन का या मंदिर का। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मुहर थे वह बेलनाकार थे, और हड़प्पा की सभ्यता में जो भी मुहर थे वह चौकोर थे। चौकोर भी थी, चौकोर मतलब आयताकार वर्गाकार दोनों होते थे, और इन आयताकार वर्गाकार में वर्गाकार मुहर की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो अब बताइए, इतना ज्यादा अंतर मिल गया है भैया, इतना ज्यादा अंतर मिल गया है मेसोपोटामिया और हड़प्पा की सभ्यता में, और इतने बड़े बड़े अंतर मिले हैं भाई, इतने बड़े बड़े अंतर मिले हैं, उसके बावजूद भी पश्चिमी विद्वान लोगों को न जाने क्या लगता है कि इन लोगों ने कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीखा था। भाई भाई, हिमालय अब हिमालय को सीखने की आवश्यकता कंकड़ पत्थर से है। ठीक है। और समुद्र कोचिंग लेने जाएगा तालाब के पास, यही स्थिति है। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति। हमने ताम्र पाषाण काल के बारे में बताया था, अब हम ताम्र पाषाण कालीन कृषि संस्कृति बताएंगे कि ताम्र पाषाण काल में भी आदिमानव जो थे वह कृषि कार्य करते थे। बलूचिस्तान में जो ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति थी उसे कुल्ली नाल संस्कृति बोलते हैं, कुल्ली नाल संस्कृति। ठीक है। राजस्थान में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी उसे कृषि सोथी संस्कृति बोलते हैं। चंहुड़ों में जो ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति थी उसे झोंकर झांकर संस्कृति बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, झोंकर झांकर संस्कृति, कृषि संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? चंहुड़ों में। हड़प्पा सभ्यता में जो ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति है उसे सिंधु संस्कृति बोलते हैं। ठीक है। तो यह 4 ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चार के चारों देखिए, इन चारों में जो राजस्थान की सोथी संस्कृति है, ठीक है, यह राजस्थान की सोथी संस्कृति है, और हड़प्पा की जो सिंधु संस्कृति है, इन दोनों में एक चीज कॉमन मिलता है, एक चीज कॉमन मिलता है। यहाँ पर एक मृदभांड, यहाँ पर जो भी मृदभांड पाए गए हैं राजस्थान की सोथी संस्कृति में, हड़प्पा की सिंधु संस्कृति में जो मृदभांड पाए गए हैं, मृदभांडों पर रस्सी व फूल पत्ती का सजावट है। मतलब जो भी मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उस पर क्या है? रस्सियों का या फूल पत्तियों का सजावट बना हुआ है, राजस्थान की सोथी संस्कृति और हड़प्पा की सिंधु संस्कृति में। ठीक है। अब भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार किसका? अरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की बात करूंगा, कर रहा हूं मैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात कर रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना विस्तृत था। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, जो भी समकालीन सभ्यताएं रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, कोई सभ्यता इतने ज्यादा विशाल क्षेत्र पर नहीं थी, इतना ज्यादा विशाल क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, मतलब जो क्षेत्रफल का आकार था, वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। ठीक है। ठीक है।
प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था, मतलब कुल मिलाकर 13 लाख वर्ग किलोमीटर प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन बाद में 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, पुरानी जो पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें छोड़िए, मैं किसी प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की बात करूंगा, किसी भी पब्लिकेशन की बात करूंगा, ठीक है, चाहे लूसेंट हो या अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक हो, उसमें उठाएंगे ना, उसमें खोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हर पुस्तक में यही जपा हुआ है यार, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लूसेंट की अभी जो नई नई पुस्तकें पब्लिश हो रही है उसमें भी 13 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। भाई ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर पहले का डाटा है ना, अब लगातार क्षेत्रफल बढ़ते जा रहे हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए प्रकाशनों को, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग अपडेट रहिए भाई, आपको नंबर खींचना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के नए नए स्थलों की खोज करने के पश्चात यह क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, ठीक है। अच्छा, पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। लेकिन अभी तात्कालिक खोजों के अनुसार राखीगढ़ी जो आपका हरियाणा में है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया है क्षेत्रफल के लिहाज से, ठीक है। आइए ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। देखिए, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको ये बता दें, जैसे यह इसका जो क्षेत्रफल था पूरा, यह क्या था, त्रिभुजाकार था, ये पूरा क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। देखिए, यह आप जानते हैं सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से और दक्षिण की जो लंबाई हुआ करती थी, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी वह क्या थी, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। अच्छा, इस समय हमारे भारत देश का जो मैप है वह उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा रहती है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कम है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम थी, 1400 किलोमीटर ही थी, लेकिन पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी वह बहुत बड़े क्षेत्रफल पर थी, लगभग 1600 किलोमीटर। बताइए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्रफल था। और क्षेत्रफल का जो आकार था त्रिभुजाकार था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत थी। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दाइमाबाद, ये मांडा जो था जम्मू कश्मीर में है और यह दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है, और दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। अब हम पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार क्या था, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी सबसे पश्चिम में क्या था, सूतकांगे डोर, मतलब पश्चिम में सूतकांगे डोर से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक। और मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मतलब पश्चिम में सूतकांगे डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे है, तो दास नदी के किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। तो यहां से यह जो फैक्ट है ना, यह जो फैक्ट है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो ग्राफ बताया हूं ना आप लोगों को, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां से कम यह ग्राफ अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन यहां से आने की, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन जाएगा। अब देखिए, उत्तरी, पहली बात, उत्तर और दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। ये देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये आपको पता होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है, पता होना चाहिए। उत्तरी नगर, दक्षिणी नगर, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर, ये जो चारों नगर हैं ये किस नदी के किनारे हैं, यह पता होना चाहिए। तो ये सब इस ग्राफ के माध्यम से आप अच्छे से समझ लें। अब रुकिए, नोट्स में एक चीज छूट रही थी, वह मैं आपको बता दूं कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। और एक नदी और है सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त है, और सिंधु है ही,
तो यही जो सात नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, ये जो सात नदियां हैं इसी को सप्त सैंधव भी कहा गया है। सप्त सैंधव कहा गया है, पुराणों में, साहित्यों में सप्त सैंधव कहा गया है। और आनंद नाथ गंगा नहीं, मुझे भूल रहा है, डॉक्टर अविनाश चंद्र जो इतिहासवेत्ता हैं वो मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, सप्त सैंधव क्षेत्र था। तो सरस्वती नदी तो अब विलुप्त है। अब कौन सी नदी बची है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और यह जो पांचों नदियां हैं यह सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। मतलब इन पांचों नदियों का जल अंततः सिंधु नदी में जाकर समाहित होता है। ठीक है। अच्छा, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह जो पांचों नदियां हैं यह सिंधु नदी में कहाँ मिल जाती है, मिठानकोट के पास। पाकिस्तान के पंजाब में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं पांचों नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये मिठानकोट इन सब का क्या है, संगम स्थल है। क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, राखीगढ़ी, जो भी मैं आपको बताया हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर हुआ करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या फिर हड़प्पा कहिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब हड़प्पा में नगर दो भागों में बटा हुआ था। नगर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो था वह बड़ा था, बड़ा क्षेत्रफल था उसका, लेकिन वह निचले हिस्से में था। और पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। पश्चिमी भाग में नगर के जो संभ्रांत लोग रहते थे, रईस लोग जो लोग रहते थे, कुलीन लोग जो लोग रहते थे, वह पश्चिमी भाग पे रहते थे। और पश्चिमी भाग दुर्गीकृत होता था। ठीक है। और जो आम लोग होते थे वह कहाँ रहते थे, पूर्वी भाग में। ठीक है, जिसे निचला नगर कहा जाता था। तो यही मैं आप लोग बताऊंगा कि हड़प्पा नगर दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। हम पूर्वी भाग को देख लेते हैं। पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता था। ठीक है। यहाँ सामान्य जन रहा करते थे, इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होता था। ठीक है, क्षेत्रफल ज्यादा होता था क्योंकि ज्यादा लोग रहते थे और यह निचले वाले क्षेत्र पर था। ठीक है। लोथल और कालीबंगा में पूर्वी भाग भी दुर्गीकृत था। ठीक है। आमतौर पर बताऊं कि जो पश्चिमी भाग था वह ऊंचाई पर था। ठीक है। और वह दुर्गीकृत होता था, उस पर संभ्रांत लोग रहते थे। ठीक है। और इसीलिए जहां राजा रहेंगे, जहां कुलीन लोग रहेंगे, वही तो भाग दुर्गीकृत होगा। तो लोथल और कालीबंगा में पूर्वी मतलब कि लोथल और कालीबंगा में ये कैसा था कि जहां पूर्वी भाग ही दुर्गीकृत होता था, जबकि बाकी जगह क्या होता था, पश्चिमी भाग ही दुर्गीकृत होता था। ठीक है। जबकि सामान्यतः पूर्वी भाग में दुर्गीकरण नहीं था क्योंकि इसे निचला नगर बोला जाता था और इसमें आम लोग रहा करते थे। अब पश्चिमी भाग के बारे में देख लें। यह भाग ऊंचाई पर होता था, इसका क्षेत्रफल कम होता था, यह भाग दुर्गीकरण होता था और यहाँ नगर के संभ्रांत लोग रहा करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, धौलावीरा है, जितने भी नगर हैं सबका पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है। केवल चनहुदड़ो ही एक ऐसा नगर है जहां दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब यहाँ न पूर्व पश्चिमी भाग दुर्गीकरण था और न पूर्वी भाग दुर्गीकरण था। ठीक है, दुर्गीकरण के साक्ष्य चनहुदड़ो से नहीं मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आता है परीक्षा में बार बार। ठीक है। लोथल में एक साथ दोनों भाग दुर्गीकृत है। जैसा कि मैंने बताया कि लोथल और कालीबंगा में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि पश्चिमी भाग के साथ साथ पूर्वी भाग का भी दुर्गीकरण हुआ है। तो लोथल में एक साथ दोनों भाग दुर्गीकृत हैं, मतलब पश्चिमी और पूर्वी दोनों को एक ही साथ दुर्गीकरण कर दिया गया है। और कालीबंगा में नगर के दोनों भाग जो हैं पूर्वी और पश्चिमी अलग अलग दुर्गीकृत हैं। अब हम देखिए ग्राफ के माध्यम से हम आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। ठीक है। ये आपका ये जैसे मान लीजिए यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। नगर जो है दो भागों में डिवाइड है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो था यह ऊंचाई पर था और इसीलिए यहाँ पर दुर्गीकरण था, मतलब किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी क्यों न की जाए, क्योंकि यह ऊंचाई पर था इसलिए किलेबंदी की गई थी। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर राजा लोग रहते थे, पुरोहित लोग रहते थे, कुलीन लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पर। और यह इसका क्षेत्रफल क्या था, कम जनसंख्या रहती थी इसलिए क्षेत्रफल कम था और यह ऊंचाई पर था। ठीक है। और यह जो था यह निचले हिस्से पर था। ठीक है।
और यह पूर्वी भाग जो था इसे निचला नगर भी बोलते हैं क्योंकि यह निचले हिस्से पे था और यह ऊंचाई पर था। यहाँ ध्रुवीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है। सिर्फ लोथल और कालीबंगा ही एक ऐसा जगह है जहाँ पश्चिमी भाग तो ध्रुवीकरण है, साथ ही साथ पूर्वी भाग भी ध्रुवीकरण है। सिर्फ लोथल और कालीबंगा, ठीक है। तो पूर्वी भाग जो था यह यहाँ ध्रुवीकरण नहीं मिलता है, इसे निचला नगर बोलते हैं। यहाँ आम लोग रहते थे, सामान्य जन रहा करते थे, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो 3 नगर हैं, चनहुदड़ो, लोथल और कालीबंगा, तो चनहुदड़ो के बारे में बता चुका हूं कि चनहुदड़ो में पश्चिमी भाग ध्रुवीकरण नहीं था, ना पश्चिमी था ना पूर्वी था, ठीक है। और लोथल और कालीबंगा यही 2 ऐसे नगर हैं जहां पश्चिमी भाग तो ध्रुवीकरण था ही, साथ ही साथ पूर्वी भाग का भी ध्रुवीकरण किया गया था, लेकिन छोटा सा अंतर था। लोथल में, जैसे यहाँ आपका पश्चिमी भाग है और यह आपका पूर्वी भाग है, तो लोथल में दोनों भागों को, मतलब नगर के दोनों भागों को एक साथ ध्रुवीकरण किया गया था, एक साथ ध्रुवीकरण किया गया था। नगर के दोनों भागों को एक साथ ध्रुवीकरण किया गया था लोथल में, ठीक है। और कालीबंगा में नगर के दोनों भागों को, मतलब पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, दोनों भागों को अलग अलग ध्रुवीकृत किया गया था, अलग अलग ध्रुवीकृत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ लोथल में दोनों भाग एक साथ ध्रुवीकृत थे और कालीबंगा में दोनों भाग अलग अलग ध्रुवीकृत थे। और चनहुदड़ो में किसी प्रकार का कोई ध्रुव नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, कहीं भी पूर्वी भाग को ध्रुवीकरण नहीं किया गया था, लेकिन पश्चिमी भाग में संभ्रांत लोग रहते थे, तो सब में ध्रुवीकरण हुआ था। तो यह देखिए बहुत उलझाऊ फैक्ट है जो परीक्षा में आता है और लोग भूल जाते हैं। यह बात आप जान लीजिए, बहुत उलझाऊ है, इसे समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब हम धौलावीरा की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा, तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है। जैसा कि अभी हमने अपने वीडियो में ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे, सब में जो नगर था वह 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। केवल धौलावीरा ही एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जहां पूरा नगर 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था। पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग तो था ही, साथ ही साथ मध्य भाग भी था, मध्य भाग भी था, ठीक है। तो धौलावीरा जो नगर है, यहाँ जो नगर था वह 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। अब हम चनहुदड़ो की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष स्थल चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज कब हुई थी, खोजकर्ता कौन थे, मतलब उत्खननकर्ता कौन थे, तो 1931 में गोपाल मजुमदार ने चनहुदड़ो की खोज किया था। चनहुदड़ो की खोज किया था 1931 में गोपाल मजुमदार ने। चनहुदड़ो जो नगर है वह सिंधु नदी में है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु नदी के बाएं तट पर है चनहुदड़ो नगर, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है और चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है और चनहुदड़ो जो है वह सिंधु नदी के बाएं तट पर है। अब बताइए, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, केवल यह नहीं पूछेगा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर किस नदी के किनारे है, यह नगर नदी की किस तट पर है, बाएं तट पर है या दाएं तट पर है, तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चनहुदड़ो के बारे में एक चीज आपको बता दूं, चनहुदड़ो में ब्यूटी पार्लर होता था। ब्यूटी पार्लर मतलब महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की जितनी सामग्रियां चनहुदड़ो से मिली है, शायद ही कहीं से मिली हो। मतलब चनहुदड़ो में हर चीज मिलती थी, महिलाओं से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, मतलब फैशन का हर चीज चनहुदड़ो से मिलता था। बहुत सारी चीज चनहुदड़ो से मिली है एक ही जगह पर। चनहुदड़ो से देखिए, चनहुदड़ो में लिपस्टिक मिला हुआ है, चनहुदड़ो में कंघी मिला हुआ है, चनहुदड़ो में लाली मिला हुआ है, चनहुदड़ो में सुई मिला हुआ है, ठीक है, चनहुदड़ो में काजल मिला हुआ है, चनहुदड़ो में प्रसाधन डिब्बा भी मिला हुआ है, मेकअप बॉक्स मिला हुआ है चनहुदड़ो में। अब आप समझ सकते हैं, इसे याद करना तो बहुत ही आसान है। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित हर सामग्री आपको चनहुदड़ो से मिलती हुई नजर आ रही है। तो यह बात तो महिलाओं से रिलेटेड था, ठीक है। यह चीजें तो महिलाओं से रिलेटेड है कि ये सब चीजें महिलाओं से संबंधित, लिपस्टिक, कंघी, लाली, सुई, कागज, प्रसाधन डिब्बा मिला है, लेकिन बाकी चीजें भी और चनहुदड़ो से मिली है जो महिलाओं से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। अन्य वस्तु क्या क्या मिली है, मिट्टी की पाइपदार नाली मिली है। देखिए, मिट्टी की नाली तो आप जानते हैं, लेकिन मिट्टी की पाइपदार नाली, अब आप समझ सकते हैं, सीमेंटेड नालियां होती हैं ना, जो कहीं पर बिछा दी जाती हैं पानी निकलने के लिए, सीमेंटेड नालियां आप लोगों ने देखा होगा, जो शहरों में, नगर पालिकाओं में बिछाई जाती हैं पानी निकालने के लिए, तो सीमेंटेड है। और लेकिन ये आप जान लीजिए, ये मिट्टी की पाइपदार नाली थी। अब बताइए, मिट्टी की पाइपदार नाली उस समय कुम्भकारी करके विकसित की गई थी और यह चनहुदड़ो से मिली है, मिट्टी की पाइपदार नाली। साथ ही साथ चनहुदड़ो से कांसा का इक्का गाड़ी मिला है,
कासे का इक्का गाड़ी चनोदड़ो से मिला है। कासा का इक्का गाड़ी ही नहीं, कासा का बैलगाड़ी भी चनोदड़ो से मिला है। बताइए। वक्राकार ईंट मिली है, गोल ईंटें मिली है। बताइए, गोल ईंटें मिली हैं, गोल ईंटें, वक्राकार ईंटें मिली हैं, चनोदड़ो से मिली है। चनोदड़ो में एक सिक्का मिला हुआ है, एक सिक्का मिला हुआ चंद्रों में, जिस सिक्के पर दो घड़ियाल के चित्र हैं और एक मछली का चित्र है। ठीक है, यह सिक्का आपका चंद्रों से मिला है, दो घड़ियाल हैं और एक मछली है। तो आप लोगों ने देखा कि चंद्रों से क्या क्या मिला है। देखिए, हमारा दावा है, यकीनी तौर पर दावा है कि जो कुछ मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, तो एक प्रश्न आपका इधर उधर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम इतना आप करिए। और जो भी लोग कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। केवल 399 रुपये के पैकेज में पूरा का पूरा नोट्स आपको दूंगा, बेस्ट मटेरियल दूंगा और एक एक चीज आप लोगों के लिए काफी क्लियर कर दूंगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगा का देखिए, पहले तो देख लीजिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला रंग की चूड़ियां, मतलब काले रंग की चूड़ियां। अच्छा, यहाँ हमने धौलावीरा के बारे में बताया था, धौलावीरा के बारे में। अच्छा, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ? सफेद कुआं, सफेद कुआं। ये मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे तो शायद भूल रहा है, शायद सफेद कुआं ही था, या फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें बता दूंगा मैं। ठीक है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला रंग की चूड़ियां, मतलब काले रंग की चूड़ियां। 1951 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल ने किया था। 1951 में इसकी खोज हुआ था, अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल ने इसकी खोज की थी। अच्छा, कालीबंगा से भी कुछ चीजें मिली हैं जो बार बार परीक्षाओं में आती हैं। देखिए, यहाँ मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोर्स ले सकते हैं, 399 रुपये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक एक चीज आप लोग को मैं दूंगा। देखिए, कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से रागी व सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मतलब शिवलिंग की पूजा के साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहे हैं। आप सोच लीजिए, शिवलिंग की पूजा उस समय भी होती थी। बहुत सारे ऐसे 2 टके के बुद्धिजीवी होते हैं, फेसबुक पर मिल जाते हैं, व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं, या फिर कहीं किसी मंच पर लगते हैं बोलने शिवलिंग के बारे में, ये वो। अरे मूर्ख, जब सभ्यता नहीं थी किसी देश में, तब हमारे देश में शिवलिंग की पूजा होती थी। ठीक है, अगर आप आर्य सभ्यता पर उंगली उठा रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए, जब आर्य सभ्यता भी नहीं थी तब शिव की पूजा होती थी। तो शिव अगर आर्यों के जितने हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारे हैं, तो तुम यह मूर्खों वाली बातें क्यों करते हो? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लिंग पूजा के साक्ष्य आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। लिंग पूजा का मतलब शिवलिंग की पूजा की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, रागी व सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, रागी व सरसों की खेती के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और आज भी राजस्थान में रागी व सरसों की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही है, रागी व सरसों की खेती के प्रमाण मिले हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। अब देखिए, कालीबंगा के बारे में ये जो बताया हो ना, अगर कालीबंगा से संबंधित एक प्रश्न भी आया तो यहीं से आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, लोथल के बारे में देखिए, लोथल क्या है? तो लोथल की खोज 1954 में SR राव ने की थी। ठीक है, लोथल जो है यह साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा के किनारे है। आमतौर पर हम लोग भोगवा के बारे में बस इतना जानकारी रखते हैं कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद में है। ठीक है, लेकिन भोगवा किसकी सहायक नदी है भाई? भोगवा नदी जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं होती अगर यह लोथल के किनारे नहीं होती, तो कोई जानता भी नहीं। ठीक है, असल में यह जो नदी है भोगवा नदी, यह किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की सहायक नदी है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। जल प्रबंधन मतलब जो जल होता था उसका संचय किया जाता था, बारिश के जल का संचय किया जाता था। ठीक है, तो जल प्रबंधन के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। साथ ही साथ रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं, रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अग्नि कुंड का साक्ष्य भी लोथल से मिला है,
और गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। अग्निकुंड भी मिला है, रंगाई कुंड मिला है, जल प्रबंधन का साक्ष्य भी मिला है। कालीबंगा के बारे में आपको बता दूं, कालीबंगा से भी अग्निकुंड मिला है। लोथल और कालीबंगा दोनों से अग्निकुंड मिला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको भी सही कर लीजिएगा, यहाँ से भी अग्निकुंड मिला है, मतलब 2 जगहों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बाकी नगरों, अब देखिए एक चीज मैं लोथल के बारे में बताऊंगा आप लोग को। लोथल में पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को एक मानक के रूप में बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जितने भी नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, सभी नगरों में जो घर होता था ना, घर में जो मुख्य दरवाजा है, घर का मुख्य दरवाजा जो मेन दरवाजा है, वह सड़क की ओर नहीं खुलता था, वो पीछे की ओर खुलता था। आज किसी के वहां अगर मान लीजिए, अगर आप बीच सड़क पर, अगर आप मतलब मेन रोड पर अगर आप घर बनवाएंगे, अगर आप बनवाते हैं, तो क्या घर का दरवाजा आप पीछे की तरफ रखेंगे? क्या मतलब है यार? आप खुद सोचेंगे यार ऐसे घर का क्या मतलब है कि हम अपने घर का दरवाजा पीछे की तरफ का तो रखेंगे, तो मेन रोड पर बसने का क्या मतलब है, मेन रोड पर घर बनवाने का क्या मतलब है? लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर है ना, उन सभी घर में जो मुख्य दरवाजा होता था वह वह पीछे की तरफ होता था, मतलब पीछे की तरफ से लोग जाते आते थे। ठीक है, मुख्य दरवाजा जो था वह मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था। ठीक है, लेकिन लोथल नगर यह अपवाद था। लोथल नगर में घर का जो दरवाजा था वह सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, सिर्फ लोथल नगर में। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण नहीं था। नहीं, दास प्रथा का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। युगल सावधान के बारे में बात करूंगा। युगल का मतलब हमने आपको बताया था कि स्त्री और पुरुष के जोड़े को युगल कहा जाता है। स्त्री और पुरुष के जोड़े को युगल कहा जाता है। अब आप यह मत समझिएगा कि युगल का मतलब 2 नर भी हो तभी युगल होंगे, नहीं, युगल का मतलब स्त्री और पुरुष का जोड़ा। ठीक है, तो युगल सावधान मतलब जोड़े में स्त्री और पुरुष का एक जगह सावधान मतलब एक जगह दफनाया गया हो। तो युगल सावधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से एक युगल सावधान मिला है, मतलब एक ऐसा जोड़ा मिला है स्त्री पुरुष का जो दफनाया गया हो, और लोथल से 3 युगल सावधान मिले हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों से युगल सावधान मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से एक युगल सावधान मिला है और लोथल से 3 युगल सावधान मिले हैं। और लोथल और कालीबंगा दोनों जगहों से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसा चल रहा था भाई? कैसा व्यापार चल रहा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा व्यापार जो होता था मेसोपोटामिया के साथ होता था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी सभ्यताएं समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता भी थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ज्यादा व्यापार चलता था, बहुत ज्यादा घरेलू रिश्ता था मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, मेसोपोटामिया का एक शासक था सम्राट सारगोन। तो सम्राट सारगोन की अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? सिंधु घाटी को मेलुहा कहा गया है। तो सम्राट सारगोन के अभिलेख में सिंधु को मेलुहा शब्द कहा गया है। मेसोपोटामिया में एक नगर है उर और किस। उर और किस सिंधु घाटी मेसोपोटामिया का नगर है, उर और किस। ठीक है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर प्राप्त हुई है। अब बताइए सिंधु घाटी का मोहर मेसोपोटामिया में क्या कर रहा है? मेसोपोटामिया के उर और किस नाम के नगर में क्या कर रहा है सिंधु घाटी का मोहर? इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया में क्या होता था? व्यापार होता था। कनाडा का पैसा, यूएसए का पैसा, या यूएसए की कोई चीज, कनाडा की कोई चीज, पैसा तो नहीं, लेकिन यूएसए का अगर कनाडा का कोई एक ऐसा वस्तु, कोई एक ऐसी भौतिक वस्तु जो यूएसए और कनाडा में ही मिलती है, भारत में नहीं मिल सकती है, अगर वह भारत में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां से आदान प्रदान होता है तभी तो। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात किस चीज का सबसे ज्यादा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात होता था सूती वस्त्र का और हाथी दांत का। सूती वस्त्र और हाथी दांत पर्याप्त मात्रा में निर्यात होता था। ठीक है, सूती वस्त्र और हाथी दांत का पर्याप्त मात्रा में निर्यात होता था। जैसा कि हमने बताया था कि मेसोपोटामिया में बहुत सारे 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। तो मेसोपोटामिया में एक जगह है, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती बहुत पहले से होती थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के
में भी बहुत जगह कपास की खेती होती थी। तो कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है। उन सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, सूती वस्त्र और खादीधान। आयात क्या किस किस चीज का होता था? चांदी और टीन का आयात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। किस देश से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान। तांबे का आयात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। किस देश से? किस जगह से? राजस्थान के खेतड़ी की खान से वह तांबा मंगाते थे, ठीक है। तो यह फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कैसी थी? हड़प्पा के लोगों को 9 प्रकार के फसलों का ज्ञान था। 9 प्रकार के फसलों का ज्ञान था। देखिए वह 9 प्रकार के फसल कौन से हैं? गेहूं, जौ, धान, तिल, सरसों, कपास, खरबूज, राई और खजूर। तो इन 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। देखिए कपास का जो सबसे ज्यादा पैदावार होता था सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ से होता था, ठीक है। और धान की भूसी के साथ से मिले हैं लोथल और रंगपुर से, मतलब धान की खेती यहां से होती थी। तो यह आप लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से, ठीक है मित्रों। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। यह दूसरा वीडियो था मास्टर वीडियो लेक्चर का, ठीक है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस पर वीडियो देखिएगा। मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा लंबा वीडियो दूं, लेकिन लेक्चर खत्म हो गया तो 36 मिनट का बना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 मिनट की क्लास अभी इनफ है, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। और यह पूरा का पूरा जो आप लोग को मटेरियल में हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। धन्यवाद।